Hello everybody, welcome back to my channel. Today we are going to study class 12 chapter Biotechnology Principles and Processes. So बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है या बायोटेक्नोलॉजी का आइडिया आया कहाँ से, आज हम इस चैप्टर में इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कभी आपने टीवी में मरमेड्स देखे होंगे, कभी आपने ज़ॉम्बीज़ देखे होंगे, तो क्या कभी आपने सोचा कि मतलब इसका आइडिया आया कहाँ से है या इसका जो जनरेशन है उसका आइडिया कहाँ से आया है? हम पहले सोच सकते थे इन सब चीज़ों के बारे में कि हाँ, ये हम रियल में भी बना सकते हैं? और क्योंकि हमने मूवीज़ में देखा भी है कि जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न होता है कि ओके, विद दिस प्रोसेस वी हैव डेवलप्ड दिस काइंड ऑफ क्रिएचर्स। So this kind of processes comes under biotechnology. हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से काफ़ी टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स बना सकते हैं, लाइक आपका मरमेड हो गया, zombies हो गया। बट द थिंग इज कि ये सारे ऑर्गेनिजम्स बनाना और इनको प्रैक्टिस में लाना, ये सब एक कमिटी के अंडर होता है, दैट इज GEAC, विच अबाउट विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर। लेकिन हाँ, पॉसिबल तो है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, क्योंकि हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते क्या हैं? हम बायोटेक्नोलॉजी में ये पढ़ते हैं कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ऑल्टर करके हम उसका फिनोटाइप चेंज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर हम जब मरमेड बना रहे हैं तो हम उसके DNA में या RNA वटेवर उसमें हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसके फिनोटाइप में चेंजेस आ रहे हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू गेट द काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक वी सी एज मरमेड। क्या पता हमने फिश का जो DNA है वो इंट्रोड्यूस ह्यूमन में कर दिया हो, या ह्यूमन का DNA हमने फिश में इंट्रोड्यूस कर दिया हो। किसी भी तरीके से हम उसको बना तो पा ही रहे हैं। ज़ॉम्बीज़ आर वाइल्ड, ज़ॉम्बीज़ में हम क्या कर सकते हैं? हम किसी वाइल्ड एनिमल का DNA ह्यूमन में दे दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, फिनोटाइपिक चेंजेस आ रहे हैं, विच जिसको हम एज अ ज़ॉम्बी देख पा रहे हैं। तो ये सारे प्रोसेसेस बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आते हैं, बट इन चीज़ों को बनाना इतना आसान भी नहीं है, प्लस इनका अप्रूवल लेना भी इतना आसान नहीं है। So now coming on to the topic, what is biotechnology? In the NCERT, if you are going to see, then there is a definition that the techniques which deals with the principles and procedures of altering the genetic material of the organism, and or even the enzymes of the organisms to produce something, products as well as processes which are useful to mankind. Okay, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं जो डेली लाइफ में हम पहले एग्जाम्पल देख सकते थे, जैसे कि कर्ड हो गया, वाइन हो गया, बियर हो गया। इन सब चीज़ों को हम कैसे बनाते हैं? तो ये काइंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ही हैं, लेकिन जब हम अब बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो वो एक रिस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि जो डेली लाइफ के जो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के, वो क्या क्या हैं। लाइक आप कर्ड, बियर, वाइन, ये सब चीज़ें हम बनाते हैं, तो ये सब कैसे बनते हैं? देखिए, कर्ड में क्या होता है, पहले तो मैं एग्जांपल लिख देती हूँ यहाँ पे। कर्ड, वाइन, बियर, दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये कैसे बनते हैं? कर्ड में हमारा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है एज अ इनोकुलम। हम पहले मिल्क में थोड़ा सा कर्ड ही डालते हैं, जिससे कि मतलब जो बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो क्योंकि कर्ड में पहले से प्रेजेंट होते हैं, तो वो हमें एज एन इनोकुलम मिल्क में डालना होता है, सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर एक्शन। अब वो करते क्या है? हमारे मिल्क में कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज शुगर होती है। एंड व्हाट द लैक्टोबैसिलस एसिड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इज गोइंग टू डू, जो हमारे मिल्क में लैक्टोज प्रेजेंट है, विच इज अ काइंड ऑफ शुगर, तो इसको ये जो हमारे लैक्टोबैसिलस एसिड बैक्टीरिया हैं, ये इसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये फर्मेंटेशन है, तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने सर्टेन काइंड ऑफ एंजाइम्स यूज करे हैं। और वो एंजाइम्स आए कहाँ से? वो एंजाइम्स लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के पास थे, उसने उसने रिलीज करे हैं। तो हमने क्या यूज किया इसमें? हमने एक माइक्रोब को यूज किया है, ठीक है, और उसके एंजाइम्स लिए हैं, जिससे कि हमने क्या बनाया है? लैक्टिक एसिड। ये सब चीजें मिल्क के अंदर हो रही हैं। अब लैक्टिक एसिड क्या है? इट इज एन एसिड, सो इट इज गोइंग टू कोएगुलेट द मिल्क प्रोटीन्स। ठीक है, कोएगुलेशन विल टेक प्लेस। तो जो हमारा मिल्क प्रोटीन है केसीन, वो अब कर्ड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कोएगुलेशन ऑफ केसीन यू कैन राइट, मिल्क प्रोटीन है ये केसीन। तो अब इससे कर्ड बन जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी बहुत बेसिक प्रोसेस जो आउटलाइन होती है प्रोसेस की, वो यही होती है कि हम फर्मेंटेशन के थ्रू कर्ड बनाते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, वाइन और बियर के लिए क्या करते हैं? उसके लिए भी हम फर्मेंटेशन करते हैं।
तो उसमें कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, वी यूज ईस्ट देयर। तो अब फ्रूट्स लेते हैं, ग्रेप्स वगैरह लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, तो फ्रूट्स में शुगर होती है फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज विच इज ऑल्सो अगेन अ शुगर। अब इसको फर्मेंट कौन करेगा, ईस्ट, ठीक है, ईस्ट ने फर्मेंटेशन करी तो ये फ्रक्टोज किस में चेंज हुआ है, इथेनॉल या कोई भी काइंड ऑफ एल्कोहल प्लस CO2, ठीक है। यहाँ पर भी हमने क्या किया, हमने एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म यूज किया ईस्ट, उसके कुछ एंजाइम्स यूज करे विच इज यूज इन फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन के बाद हमने एक नया प्रोडक्ट बनाया दैट इज इथेनॉल। So all these processes which were, you know, daily life processes and we could not classify them as a biotechnological process. Now we can easily classify them by understanding all the kind of mechanism that is taking place behind all these kind of processes, ठीक है। उसके बाद मैं बात कर रही थी कि ये रिस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज किया जाता है आजकल बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, क्योंकि देखिए इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने कोई मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल ऑल्टर नहीं किया है, हमने सिर्फ एंजाइम्स का यूज किया है और ऑर्गेनिज्म का यूज किया है ताकि हमें एक नया प्रोडक्ट मिल सके। लेकिन जब मैं एक रिस्ट्रिक्टेड सेंस में बात करती हूँ बायोटेक्नोलॉजी की, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू ऑल्टर द जेनेटिक मटेरियल दैट इज DNA और RNA of an organism, and we are going to introduce these variations either into the host organism or the organism itself, so that the phenotype of the desired organism is changed and we get a desired kind of products or whatever we wanted to have, मतलब काइंड ऑफ फिनोटाइप, जिससे हम या तो कोई फिनोटाइप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होंगी जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म हमारे यूज में आ सकता है, या फिर हम उसके जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर करके कुछ प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स हमारे जीन्स का ही तो एक्सप्रेशन होते हैं, तो हम कोई प्रोटीन भी ऑप्टेन कर सकते हैं उसकी जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस करके। तो ये सारी चीज़ें हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती हैं, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अब इन सब चीज़ों को हम लेते हैं। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूड टेस्ट ट्यूब बेबी, creating a gene and then using it and creating certain kind of DNA vaccines। अब इस चीज़ में आप बायोटेक्नोलॉजी को मतलब टर्म जो है उसको यूज़ अच्छे से स्पेसिफिकली कर सकते हैं, क्योंकि आपने क्या किया, आपने एक जीन बनाया, जीन बना के आप उसको यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस अ काइंड ऑफ प्रोटीन दैट यू वांट एंड दैट प्रोटीन कैन लीड टू फर्दर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। कोई भी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, वो आप किसी एंजाइम में प्रोटीन से तो बनवा रहे हो और वो कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, वो एक जीन की मदद से एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है वो। या फिर आप कोई DNA वैक्सीन को प्रोड्यूस करवा रहे हो, लाइक हेपेटाइटिस B वैक्सीन अभी हमने बनाई थी रिकॉम्बीवैक्स इंडिया में, तो वो एक काइंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हो गया, बिकॉज आपने अब इसके जेनेटिक मटेरियल को ऑल्टर करके एक नए टाइप ऑफ वैक्सीन बनाया है, सो दैट इज अ काइंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। देन कमिंग ऑन टू टेस्ट ट्यूब बेबी, हाउ इज टेस्ट ट्यूब बेबी अ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट। उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने दो ऑर्गेनिज्म का DNA लिया, द मदर एंड फादर, ओवम एंड स्पर्म वी टुक, उसको फ्यूज कराया, अब हमने जायगोट बना दिया। तो हमने किया क्या, हमने दो सेल्स का जेनेटिक मटेरियल फ्यूज करवाया है, सो दैट वी आर गोइंग टू गेट अ जायगोट एंड दैट जायगोट इज नाउ गोइंग टू हैव अ काइंड ऑफ मिक्स्ड gene combinations of both mother and father and the phenotype will be expressed according to that. So all these kind of processes will now be called as biotechnological processes and their products। अब NCERT में एक चीज दे रखी है EFB करके, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसके बारे में या तो इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, क्या है ये, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। NTA वालों का दिमाग घूम गया तो हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आ जाए, वैसे अभी तक तो नहीं आया है, तो आपको फुल फॉर्म तो याद रखनी पड़ेगी इसकी, ठीक है, फुल फॉर्म याद कर लीजिए। और जो NCERT में भी इसकी थोड़ी बहुत टर्म्स यूज करे गए हैं, काइंड ऑफ डेफिनेशन टाइप की सी है, वो याद कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन आने के चांसेस वहाँ से कम है, बाकी हिट एंड ट्रायल करके आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। So now dealing with the processes of biotechnology, there are two processes in biotechnology. First one is genetic engineering and the other one is bioprocess engineering। मैंने बताया था जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब पहले भी कि हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज ही इसी सेंस में करते हैं कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल का केमिस्ट्री चेंज कर रहे हैं। जेनेटिक मटेरियल दो टाइप के हो सकते हैं, DNA या फिर RNA, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म विच वी आर डीलिंग विद, ठीक है। उसके जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को ऑल्टर करके क्या होगा, जीन्स के अंदर मतलब जीन जो भी होंगे हम टेक्निकली उसी को तो ऑल्टर कर रहे हैं, उसको ऑल्टर कर दिया तो फिर क्या होगा, फिर जो उससे एक्सप्रेस होने वाला प्रोटीन होगा विच इज बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन वो चेंज हो जाएगा,
प्रोटीन अगर चेंज हो गया तो ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप है दैट इज उसका मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल अपीयरेंस जो भी है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग नाउ? टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए टू इंट्रोड्यूस दीज इनटू द होस्ट एंड देन चेंज द फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब होस्ट क्या होता है? होस्ट वो जैसे कि आपने सुना ही होगा लाइक एक पैरासाइट और एक होस्ट। उस सेंस में अगर मैं बात करूँ तो पैरासाइट इज द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज गोइंग टू ड्वेल इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट, ओके। तो होस्ट ऑर्गेनिज्म इज द वन जिसको हम डिजायर कर रहे हैं कि इसका फिनोटाइप हम चेंज करने वाले हैं या फिर इसके थ्रू हम अपना बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो है वो यूज करने वाले हैं। लाइक हाउ कैन आई एक्सप्लेन, अगर हम किसी मरमेड या ज़ॉम्बी की बात करें, मरमेड की बात करते हैं फॉर एग्जांपल, तो मरमेड में हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो हमारा ह्यूमन है वो मरमेड बन जाए। तो हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म यहाँ पर कौन होगा? हमारा होस्ट यहाँ पर ह्यूमन होगा, क्योंकि हम उसके अंदर अपना फिनोटाइपिक वेरिएशंस लेना चाह रहे हैं। तो इस सेंस में हमारा होस्ट कौन हुआ? हमारा होस्ट ह्यूमन हुआ, ओके। या फिर हम किसी माइक्रोब से एंटीबायोटिक्स को ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, बट उसके अंदर हमको एंटीबायोटिक का जीन अभी प्रेजेंट नहीं है। लाइक सपोज मैं इकोलाई से कोई एंटीबायोटिक ऑब्टेन करना चाहती हूँ, बट इकोलाई के पास एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने वाला जीन नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? किसी ऑर्गेनिज्म से वो जीन इंट्रोड्यूस इकोलाई में करवाना पड़ेगा, जिससे कि मुझे वहां से एंटीबायोटिक प्रोड्यूस हो जाए। अब मैं वेरिएशंस क्योंकि इकोलाई के जेनेटिक मटेरियल में लेके आ रही हूँ या फिर वो वेरिएशंस मैं इकोलाई में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, तो फिर मेरा होस्ट ऑर्गेनिज्म कौन हुआ? मेरा होस्ट ऑर्गेनिज्म फिर इकोलाई हुआ। So host organism is the one whose phenotype we are going to change or whose genetic material we are going to change. Okay, so that's all comes under genetic engineering. All right, now second process, second principle is bioprocess engineering. What is bioprocess engineering now? जब भी हम कोई भी प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं, अब जैसे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है, तो वो किसी लेबोरेटरी में ही तो कैरी आउट होगा, हम घर पे तो नहीं कर सकते, बिकॉज देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ कंडीशंस व्हिच वी रिक्वायर फॉर द लैब सो दैट द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस। तो उस चीज़ में हम लेबोरेटरी में जाएंगे। लेबोरेटरी में भी क्या होता है कि अब एयर है, एयर में काफ़ी तरीके के माइक्रोब हो सकते हैं, हमको नेकेड आई से तो नहीं दिख सकते, ठीक है। या फिर हम कोई प्रोसेस कैरी आउट कर रहे हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी टाइप्स के माइक्रोब होंगे जिसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्ट है वो खराब हो सकता है, ठीक है। तो हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या देखते हैं? हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में भी लुक आउट फॉर द environment which is free from microbes, the undesirable microbes which can contaminate our biological product. We want to get rid of those microbes, so we look out for a microbe free, contamination free environment so that only the growth of desired microbes is permitted and the product is obtained desirably. हमारे प्रोडक्ट का कंटेमिनेशन ना हो या फिर उसमें कोई भी अनडिजायरेबल काइंड ऑफ चेंजेस ना आए, ये इंश्योर करना बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग में आता है, ओके। So maintenance of sterile microbe contamination free conditions in chemical engineering process. Now what is chemical engineering process? अब देखिए, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस तो मैंने आपको बता दिया कि हम वहाँ पर ऑल्टर कर रहे हैं अपने जीन को या जेनेटिक मटेरियल को हम ऑल्टर कर रहे हैं, लेकिन उस ऑल्टर करने के जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं? वो लैब के अंदर हो रहे हैं। तो दैट इज ऑल कमिंग अंडर केमिकल इंजीनियरिंग। हम वहाँ पर अपने केमिकल्स को यूज कर रहे हैं या किसी भी तरीके से कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल गोइंग टू कम अंडर केमिकल इंजीनियरिंग। हम केमिकल्स के साथ डील कर रहे हैं, वी आर डीलिंग विद द माइक्रोब्स इटसेल्फ एंड देयर केमिकल्स व्हिच दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस, so that is all going to come under chemical engineering process। जो भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर जो भी काम हो रहा है वो सब केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर आएगा। तो अगर हम कोई भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या उसकी प्रोसेस के बीच में बात कर रहे हैं, तो हमें इंश्योर करना है कि माइक्रो फ्री इन्वायरमेंट हो वहाँ पर, so that only the growth of desired microbes or eukaryotic cells in large quantity is permitted for the manufacture of our biological products। अब मैंने बताया था बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की नीड जो हमको पड़ती है वो किस लिए पड़ती है? मेनली हमको काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि माइक्रोब से ऑब्टेन करनी पड़ती हैं। ह्यूमंस, हम कोई रैंडमली ऐसे केमिकल्स तो प्रोड्यूस करते नहीं है विच आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर द मैनकाइंड। तो इन चीज़ों के लिए हमें माइक्रोब्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे कि वैक्सीन, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स। इन्हीं चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारे दिमाग में बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आए थे और इसी की वजह से बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हम डेवलप कर पाए हैं। तो ये तो प्रोसेसेस हो गए बायोटेक्नोलॉजी के। अब हम बात करेंगे कि नॉर्मली वेरिएशंस प्रोड्यूस करनी होती हैं, जैसे कि हम बायोटेक्नोलॉजी में क्या चाहते हैं कि ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मशीनरी है वो चेंज हो जाए। अब वो चेंज कैसे होगी? जब उसके अंदर वेरिएशंस आएंगे। अब वेरिएशंस आने के हमारे पास नॉर्मली विदाउट एनी टेक्नोलॉजी कौन सा प्रोसेस होता है? वी आर हैविंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नॉर्मली इंट्रोड्यूस हो जाती हैं बिना किसी एफर्ट के, बट क्या वो रिलायबल चीज़ है? अगर हम कोई प्रोडक्ट ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही ऑब्टेन करना चाह रहे हैं, तो क्या वो चीज़ ज़्यादा देर तक रिलायबल है? नाउ we are going to talk about the sexual reproduction, its advantages and its disadvantages. Now we are going to deal with certain kind of questions that our NCERT asks, like what was the need of biotechnological products. These are not the direct questions which our NCERT is asking. These are the hidden ones from which you can be questioned in any of the exam, maybe board or maybe in the NTA too, maybe sorry in the NEET exam as well. So what was the need of biotechnology? बायोटेक्नोलॉजी का नीड कहाँ से आया? बायोटेक्नोलॉजी हमको चाहिए किस लिए थी? ताकि हम वेरिएशंस को इंट्रोड्यूस कर सकें ऑर्गेनिज्म के अंदर और अपने जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो ऑब्टेन कर सकें। अब वेरिएशंस आने का नॉर्मली भी हमारे पास एक रास्ता था जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, लेकिन क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा देर तक रिलायबल था? वुड इट बी हेल्पफुल इन अ लॉन्ग रेस? इट वुड नॉट बी। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ एडवांटेजेस होते हैं ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एडवांटेजेस तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी होते हैं ओवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बट ये चीज़ें ज़्यादा दिन तक रिलायबल नहीं रही वो ऑब्टेन द प्रोडक्ट। हमें काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत और ज़्यादा पड़ने लगी, और उन चीज़ों में ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन, ये चीज़ें फेल हो गई हमारे रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम वेरिएशंस को प्रोड्यूस कर पाते हैं, बट क्या वो वेरिएशंस, ऐसा तो नहीं है ना कि 100% जो हमको वेरिएशन चाहिए वही वेरिएशन आएगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वो तो एक रैंडम मेटिंग का प्रोसेस होता है, मतलब मेटिंग ऑफ जीन्स, रैंडम क्रॉसिंग ओवर होती है जीन्स की। तो क्या उसमें हम 100% गारंटी कर सकते हैं कि जो कैरेक्टर हमें ऑर्गेनिज्म में चाहिए वो कैरेक्टर आएगा ही आएगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि जो वेरिएशन हमको चाहिए थी वो आई, लेकिन उसके साथ साथ कोई अनडिजायरेबल वेरिएशन भी आ गई जो हमको नहीं चाहिए थी, और वो अल्टीमेटली हमारी यूज की नहीं है हमारे लिए, बल्कि हार्मफुल है। तो ये वाली चीज़ तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं गारंटी कर सकता। या हमने रैंडम क्रॉसिंग कराई और हमारे पास वेरिएशन आई तो, पर हमारे काम की नहीं आई, हार्मफुल वेरिएशन आ गई। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो था ना, या फिर ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन जो थी, वो ज़्यादा दिन तक रिलायबल नहीं थी। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आ जाते हैं, बट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो वेरिएशन होते हैं या जो भी मतलब कैरेक्टर्स होते हैं वो प्रिजर्व रहते हैं ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर तो होती नहीं है जीन्स की या क्रोमोसोम्स की, तो इसलिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आने का चांस नहीं होता। हाँ, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब हमारे लिए हेल्पफुल है कैसे? जैसे कि किसी ऑर्गेनिज्म में पहले से डिजायरेबल जो कैरेक्टर है हमको चाहिए वो प्रेजेंट है, तो हम क्या कराएंगे, हम उसका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा देंगे। लाइक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया, बडिंग हो गया, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, इन टाइप की जो चीज़ें माइक्रोब्स में होती हैं वो चीज़ें हम करा दें, तो क्या होगा कि जो कैरेक्टर है वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता जाएगा विदाउट गेटिंग चेंज। ठीक है, इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी कहीं हद तक बेनिफिट है, लेकिन वो तब है जब आपके पास कैरेक्टर या ट्रेट ऑलरेडी प्रेजेंट हो ऑर्गेनिज्म के अंदर। व्हाट इफ अगर हमको ट्रेट जो है वो नया बनाना है या हमको अब इंट्रोड्यूस कराना है कोई नया ट्रेट, तब उस चीज़ में आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जाओगे, बट अल्टीमेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू गारंटी द 100% ट्रांसफर ऑफ योर ट्रेट। ठीक है, और यही चीज़ हम ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में भी पढ़ते हैं कि ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में भी हम यही चूज करते थे कि किसी दो ऑर्गेनिज्म को हमने डिजायरेबल ट्रेट्स उनके देखे कि हाँ इसके अंदर ये वाला ट्रेट है, इसके अंदर ये वाला ट्रेट है, और हम उसको ब्रीड करा दिया। अब ब्रीड करा दिया तो क्या हुआ कि एक नई वैरायटी प्रोड्यूस हुई। अब उस वैरायटी में हमने देखा कि ओके एक इस बार तो चलो हमारा डिजायरेबल ट्रेट है वो आ गया, तो क्या पता आगे भी आए। अब फर्दर क्रॉस कराया तो वो ट्रेट नहीं आ पाया, तो इसलिए ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन जो है वो भी फेल हो गया कुछ टाइम बाद। इसीलिए फिर जब हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए और हमने प्रोसेस को एनालाइज करना स्टार्ट किया, जिसकी मैंने डेली लाइफ में आपको बताया था कि कर्ड वगैरह का एग्जाम्पल है, जब इन चीज़ों में हमारा दिमाग जाने लगा तब हमारे पास एक बायोटेक्नोलॉजिकल का जो कंसेप्ट है वो आया। अब बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, उनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। जिस मतलब इस चैप्टर में काफ़ी सारी ऐसी जो न्यू टर्म्स हैं वो हमको इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, और उनको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे भी अगर हम उसको नहीं समझे, अभी नहीं समझे, तो आगे फिर जो है वो कन्फ्यूज़न आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अल्टीमेटली नीट में भी और बोर्ड में भी काफ़ी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिसमें आप डायरेक्टली रट्टा मार के तो आंसर नहीं निकाल सकते, उसमें चीज़ों को क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी में हमने क्या क्या चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया? हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए से हम क्या समझे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए से हम ये समझे
कि हमने 2 ऑर्गेनिजम्स का डीएनए जो है उसको लाइगेट करके, मतलब उसको जोड़ करके हमने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है। लाइक मुझे किस 2 ऑर्गेनिजम्स में कुछ अपने जो है जो फेवरेबल ट्रेट्स या डिजायरेबल ट्रेट्स थे वो दिख गए। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे को इन दोनों ऑर्गेनिजम्स का ये वाला जो जीन है वो एक्सट्रैक्ट करना है, या मुझे ये वाला प्रोटीन जो है इन ऑर्गेनिजम्स से बनवाना है। तो मैं क्या करूंगी, दोनों का लूंगी जीन, मतलब डीएनए लूंगी दोनों का, जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रोटीन है वो उसी से एक्सप्रेस होने वाला है। ठीक है, उस डीएनए का जिससे मुझे जीन मिलेगा, मैं सिर्फ वही वाला जीन कट करूंगी और अपने दूसरे ऑर्गेनिज्म में लेके डाल दूंगी। ठीक है, तो ये मैंने लिया ऑर्गेनिज्म ए का डीएनए, सपोज छोटा सा पीस। ठीक है, और ये मैंने ले लिया ऑर्गेनिज्म बी का डीएनए। अब इन दोनों को मैंने मिला के जो बनाया है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है। अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे काम करेगा, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मैं अपने किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवा दूंगी जिसके अंदर मुझे वेरिएशन चाहिए। अब उसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए, उसके अंदर मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया। अब उसके बाद भी काफी प्रोसेसेस होंगे जिसके बाद फाइनली प्रोटीन एक्सप्रेस हो सकता है अपना। ऐसा तो नहीं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टली मैंने सेल में डाल दिया और हाँ प्रोटीन एक्सप्रेस हो गया या प्रोटीन बनना स्टार्ट हो गया, ऐसा भी नहीं कर सकते। उसके लिए भी अलग से प्रोसेसेस हमको दिमाग में लगाने पड़ेंगे। तो ये फाइनल मतलब फिलहाल रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऐसा होता है कि आप अपना जो डिजायरेबल जीन है उसको आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके डीएनए से उसको लाइगेट करवा रहे हैं ताकि जो आपका डिजायरेबल जीन है वो एक्सप्रेस हो सके उसके अंदर। ठीक है, एक तो हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए की, दूसरी बात करते हैं जीन क्लोनिंग की। लाइक मैंने कोई जीन है, मुझे अब उस जीन को मल्टीपल कॉपीज बनवानी है जिससे कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो भी बाकी मतलब लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो सके, तो वो फिर जीन क्लोनिंग हो जाएगा। अब मैं सिर्फ मतलब अगर मुझे कोई एंजाइम ऑब्टेन करना है तो मैं ऐसा तो नहीं करूंगी ना कि मतलब मैं सिर्फ एक ही जीन की कॉपी लूंगी, मतलब एक ही जीन लूंगी और उसको यूज करके मैं कुछ क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में एंजाइम बना लूंगी। ऐसा तो नहीं करना चाहती मैं, आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस इट ऑन अ लार्ज स्केल। तो मैं क्या करूंगी, उसकी जीन की क्लोनिंग कराऊंगी, उसके जीन के मल्टीपल कॉपीज बनाऊंगी और उनको मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स में इंट्रोड्यूस कर दूंगी, जिससे कि क्या होगा कि जो मेरा प्रोटीन है वो ज्यादा अमाउंट में एक्सप्रेस हो पाएगा। या तो मैं क्या करूंगी, उस जैसे कि मैंने किसी ऑर्गेनिज्म में जीन डाल दिया अपना, अब वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो क्या होता है जनरेशन टू जनरेशन मेरा जो जीन है वो पास ऑन हो रहा है। तो इससे क्या हुआ कि मेरा जो जीन मैंने जो डाला था अब वो क्लोन होकर जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहा है और फर्दर जो अमाउंट है जीन का वो बढ़ता जा रहा है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो इसीलिए क्या होगा कि जो प्रोडक्ट मैं बनवाना चाह रही हूँ वो भी ज्यादा ऑब्टेन हो जाएगा मुझे। ठीक है, तो दैट इज जीन क्लोनिंग। अब मैं बात कर लूँ जीन ट्रांसफर की। तो जीन ट्रांसफर में हम क्या देख रहे हैं, जीन ट्रांसफर डील्स विद द प्रोसेसेस ड्यूरिंग व्हिच वी आर गोइंग टू ट्रांसफर आवर जीन इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर हमको वेरिएशन प्रोड्यूस करवानी है, जिसका फिनोटाइप हमको चेंज करना है, जिससे हमको अपना प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है, उसके अंदर हम अपना डिजायरेबल जीन डाल रहे हैं, वो सारे प्रोसेसेस अंदर आएंगे जीन ट्रांसफर के। ठीक है, तो ये सारे जो बेसिक लेआउट होता है बायोटेक्नोलॉजी का वो यही होता है। आप पहले अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हो जिसके अंदर आपके जो भी जीन्स हैं वो सारे लोकेटेड होते हैं कि हाँ ये वाला जीन हमको एक्सप्रेस करवाना है। उसके बाद आप जीन को क्लोन करते हो, जीन को क्लोन करने के बाद आप फाइनली अपने मल्टीपल कॉपीज को किसी ऑर्गेनिज्म में डालते हो जिससे कि जो आपका प्रोडक्ट है वो एक्सप्रेस या जो प्रोटीन है वो आपको एक्सप्रेस हो सके। ठीक है, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो हमने पढ़ ही लिया है, कुछ और भी टर्म्स हैं लाइक वेक्टर्स एंड होस्ट जो हम पढ़ेंगे। लाइक वो कैसे पढ़ेंगे, हमने कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपने ऑर्गेनिज्म में डाल दिया, अब ऐसा तो है नहीं कि वो एकदम एक्सप्रेस हो जाएगा क्योंकि भाई जो डीएनए है वो न्यूक्लियस का पार्ट होता है, उसको न्यूक्लियस में डालना पड़ेगा। सो व्हाट इज द फेट ऑफ द एलियन पीस ऑफ डीएनए दैट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस इनटू द host organism that we are going to study now. Now the next question that we need to analyze is what is the fate of alien piece of DNA that you are going to introduce into the organism. अब मैंने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बना दिया। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में आप कंफ्यूज मत होइए, हम उसको आगे और अच्छे से डील करने वाले हैं। फिलहाल आप ये समझिए कि एलियन पीस ऑफ डीएनए, मान लीजिए मैंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए ना बनाकर जो जीन मुझे इंट्रोड्यूस करना था ऑर्गेनिज्म के अंदर मैंने वो ही डाल दिया। ठीक है, अब ये मेरा ऑर्गेनिज्म का सेल है। ठीक है, अब इस सेल में मैं क्या कर रही हूँ, अपना जो जीन है, सब जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, जिसको मुझे मतलब एक्सप्रेस करवाना है, मैंने वो लेके डाल दिया इसमें। ठीक है, तो क्या मतलब ये डिवाइड हो जाएगा ऑर्गेनिज्म के अंदर, क्या ये एक्सप्रेस हो सकता है ऐसे ही डालने से ही? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो ये सेल है, सेल में काफी सारे एंजाइम्स होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर,
मोरोवर सेल में लाइसोसोम होता है। अब लाइसोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, न्यूक्लियेज एंजाइम। वो क्या कर सकता है, वो जैसे कोई फॉरेन सब्सटेंस है, अब भाई सेल है, सेल के लिए ये एलियन पीस ऑफ डीएनए क्या है, फॉरेन सब्सटेंस ही तो है। अब लाइसोसोम क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा क्योंकि इट इज अ फॉरेन सब्सटेंस। अब ये बड़े आराम से जो एलियन पीस है ये तैरता तैरता सेल के अंदर आ गया, इसके अंदर इसको लाइसोसोम मिल गया, लाइसोसोम ने इसको फेगोसाइटोस कर दिया, और ये जो अपना एलियन पीस ऑफ डीएनए था ये साइटोप्लाज्म में खत्म हो गया। ये कुछ कर ही नहीं पाया बेचारा, ये इवन न्यूक्लियस के अंदर तक नहीं घुस पाया। ठीक है, तो ना अब एक्सप्रेस तो करने की बहुत दूर की बात रही, जब ये घुस ही नहीं पाया न्यूक्लियस के अंदर तो फिर तो एक्सप्रेस तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे रैंडमली डाल लेने से तो ये चीज़ नहीं हो सकती। अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी के बारे में मतलब बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस करवाना है तो आप रैंडमली तो इसको नहीं डाल सकते, तो आप डालेंगे कैसे। जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है उसको हमें न्यूक्लियस का पार्ट बनाना पड़ेगा। न्यूक्लियस का पार्ट बनाना पड़ेगा मतलब हम टेक्निकली उसको क्रोमेटिन का पार्ट बनाएंगे। अब जब वो जीन क्रोमेटिन का पार्ट बन जाएगा तो जब सेल डिवीजन होगा तो वो क्रोमोसोम का पार्ट हो जाएगा फिर। और क्रोमोसोम्स क्या कर सकते हैं, क्रोमोसोम कैन डिवाइड। अगर वो जीन ऑफ एलियन पीस ऑफ डीएनए कैसे भी करके क्रोमोसोम का पार्ट बन जाता है तब वो डिवाइड कर सकता है, और अगर वो डिवाइड कर गया एक बार तो फिर डेफिनेटली वो एक्सप्रेस भी हो सकता है। ठीक है, अब उसको डालने के लिए जो प्रोसेसेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं जीन ट्रांसफर के, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बट आप बेसिकली आप समझो कि व्हाट इज द फेट ऑफ एलियन पीस ऑफ डीएनए। द फेट इज दैट दिस एलियन पीस ऑफ डीएनए वुड नेवर बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द सेल if it is not a part of nucleus or the genetic material. It will be digested by the cell but it will not be able to express itself. So this is the fate of this alien piece of DNA. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक्सप्रेशन होगा कैसे। हमने किसी भी तरीके से जीन ट्रांसफर के काफी सारे मेथड्स होते हैं, उसमें से एक मेथड हमने चूज किया। बायोलिस्टिक गन्स होती हैं, माइक्रो इंजेक्शन होते हैं, कैसे भी करके हम क्या करते हैं कि जो अपना एलियन पीस ऑफ डीएनए है या जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया है उसको हम डायरेक्टली न्यूक्लियस में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, उसको न्यूक्लियस में इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वो एक क्रोमेटिन का पार्ट बन जाता है। ठीक है, बेसिकली उसकी जेनेटिक मटेरियल में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो अब क्या हुआ कि न्यूक्लियस में जो भी अपना जेनेटिक मटेरियल है उसका पार्ट बन गया। अब जब सेल डिवाइड हुआ तो ये क्रोमेटिन क्या हुआ, क्रोमेटिन कंप्लीट चेंजेस इनटू क्रोमोसोम्स। एंड व्हाट कैन क्रोमोसोम्स डू, क्रोमोसोम्स कैन डिवाइड। ठीक है, क्रोमोसोम्स अपने कॉपी वगैरह बनाएंगे जिससे कि जो जीन होगा वो क्लोन होता चला जाएगा और अपने न्यू जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाएगा। अब न्यू जनरेशन में पास ऑन हो गया तो न्यू जनरेशन में फिर एक्सप्रेस हो जाएगा प्रोटीन अपना जो भी है। ठीक है, अब क्रोमोसोम में भी कैसे, क्रोमोसोम भी डिवाइड कैसे कर पा रहे हैं। क्रोमोसोम के पास एक सेंटर होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए आरएनए होता है उसका उसके पास एक सेंटर होता है दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। वो चीजें हम उसमें कौन सा चैप्टर था वो, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के बाद, खैर जो भी था उसमें हम लोगों ने ये सब पढ़ा था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो कैसे होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, हाँ उसमें हमने पढ़ा था। तो क्रोमोसोम्स के पास अब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा, ओराई बोल देते हैं। ओराई के पास या मतलब ओराई के पास भी नहीं, लेकिन अगर आपका जो एलियन पीस ऑफ डीएनए वो क्रोमोसोम का पार्ट अगर बन गया तब क्या हो सकता है, तब वो फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की मदद से क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होगा। और क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन अगर हो पा रहा है दैट मीन्स कि जो जीन आपने क्रोमोसोम का पार्ट बनाया है अब वो भी रेप्लिकेट हो पा रहा है और वो दूसरे सेल में जाएगा। दूसरे सेल में जा रहा है तो मतलब अब वो जनरेशन टू जनरेशन आप पास ऑन करा सकते हो। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आप उसको प्रिजर्व कर दीजिए जिससे कि फर्दर क्रॉसओवर प्रिवेंट हो जाए। ठीक है, अब आप उसको मल्टीप्लाई करवाते रहो, जीन की क्लोनिंग हो रही है, जीन का जो प्रोडक्ट है वो भी मल्टीपल अमाउंट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमने किया क्या। हमने पहले एलियन पीस ऑफ डीएनए या जो भी अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट था वो ऐसे ही सेल में डाल दिया। सेल में डाल दिया तो वो एक्सप्रेस क्यों हो, कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि वो तो जीन जीन है, वो डीएनए है, वो डीएनए आरएनए है, उसको डिवाइड करने की जरूरत पड़ती है और फिर उसको एक्सप्रेशन के लिए ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है। और वो सारी चीजें कहाँ होती हैं, वो सारी चीजें न्यूक्लियस के अंदर होती हैं। तो वो साइटोप्लाज्म में वैसे पड़ा हुआ, लाइसोसोम ने उसको देखा, लाइसोसोम ने उसको देख के बोला कि ये तो फॉरेन सब्सटेंस है, ये तो मेरे सेल के लिए हार्मफुल भी हो सकता है, तो लाइसोसोम ने उसको काट पीट के छोड़ दिया। तो एलियन पीस ऑफ डीएनए हो गया खत्म। ये होगा अगर आप इसको ऐसे डाल दोगे सेल के अंदर तो। लेकिन अगर हमको बायोटेक्नोलॉजी यूज करनी है और अपना प्रोडक्ट ऑब्टेन करवाना है तब हम क्या करेंगे,
तब हम जीन ट्रांसफर की मदद से अपना जो एलियन पीस ऑफ डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे डायरेक्टली। वो क्रोमेटिन का पार्ट बनेगा। क्रोमेटिन का पार्ट बनेगा तो फिर जब सेल डिवाइड होने वाला होगा तो वो क्रोमोसोम का भी पार्ट हो जाएगा। क्रोमोसोम सपोज ये रहा मेरा, ठीक है। अब इस क्रोमोसोम में सपोज ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लोकेट हो गया आके। जब क्रोमेटिन के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला था, अब जब क्रोमोसोम बन गया तो क्रोमोसोम में किसी एक लोकाई पे मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी आ गया। अब क्रोमोसोम के पास ओराई है, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये क्रोमोसोम डुप्लीकेट होगा, ठीक है। इसके पास भी ये वाला जीन पहुंच गया, ठीक है। अब ये सेल डिवाइड हुआ तो ये एक अलग सेल बन गया, ये एक अलग सेल बन गया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये दो सेल बन गए अलग अलग, ठीक है। तो इसका मतलब दिस इज जीन क्लोनिंग, ठीक है। पहले ये जीन सिर्फ इसी के पास था, अब ये जीन डिवाइड हो गई, इसके पास भी पहुंच गया। तो अभी दो सेल्स बने मेरे पास जिनके पास मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, जो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसका क्लोन बना दिया मैंने, ठीक है। दिस इज जीन क्लोनिंग। अब क्या होगा, इसके अंदर ट्रांसलेशन होगा इन फ्यूचर। ये नेक्स्ट प्रोसेस नहीं है इसका, बट मैं आपको जनरल बता रही हूँ कि जब ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरेक्टर्स का एक्सप्रेशन होना स्टार्ट होगा वो ट्रांसलेशन की वजह से होगा। तो मेरा जो प्रोटीन जीन्स जो है वो एक्सप्रेस हो जाएगा। अगर जीन एक्सप्रेस हो गया दैट मीन्स प्रोटीन इज एक्सप्रेस्ड, एंड जो भी आप देखते हो बॉडी में वो सब प्रोटीन के एक्सप्रेशन की वजह से ही है। तो आपको डिजायरेबल प्रोडक्ट या फिनोटाइप मिल गया, ठीक है। या डिजायरेबल फिनोटाइप जो आपको चाहिए था ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो अब हमको यहाँ से मिल गया, ठीक है। सो दैट्स हाउ दिस बायोटेक्नोलॉजी इज गोइंग टू वर्क। ये इसका बेसिक सा लेआउट है। जब चैप्टर के अंदर घुसेंगे तो हमको काफ़ी सारे और नए टर्म्स पता चलेंगे, और काफ़ी जो और प्रोसेस जो सबके पीछे हिडन है वो सारी चीज़ें हमारे सामने आएंगी और हम उसको और डिटेल में पढ़ पाएंगे। तो आप मेरे साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं, मैं एनसीईआरटी के नोट्स ही बनवा रही हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा में हमको नीट के लिए चीज़ें पता होनी चाहिए मैं वो चीज़ें भी इंक्लूड कर रही हूँ उसके अंदर। तो वो मेरे नोट्स में आपको जगह जगह पर दिख जाएगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछने वाली होती हैं वो सब मैं लिखवा सकती हूँ। सो यू कैन ऑल्सो मेक नोट्स फ्रॉम हियर।